हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन क्या है और इसके 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे आज हम। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन का नाम है, इस नाम का सुजेशन दिया था यूएस प्रेसिडेंट एफडी रूजवेल्ट ने। और इसका जो फॉर्मेट बना था, इसका फॉर्मेट बनाने के लिए एक मीटिंग हुई थी इसकी सारी की सारी प्रोमिनेंट कंट्रीज़ की। और जो मीटिंग हुई थी वो चली थी 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चली थी। और ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? ये मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में, डम्बर टॉक्स बिल्डिंग में हुई थी, जहाँ पे यूएन का पूरा फॉर्मेट बनाया गया था। और उसके बाद 26 जून 1945 को यूएन का चार्टर साइन हुआ था। और ये जो यूएन का चार्टर बन के तैयार हुआ था, इसको साइन करा था इसके 50 नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। ऑल्दो जब ये चार्टर साइन हुआ था उस टाइम पे जो फाउंडर मेंबर्स थे, फाउंडर मेंबर कंट्रीज थे, वो 51 कंट्रीज थे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था। बट उस 51 कंट्रीज में से 50 नेशंस ने ही इसको साइन करा था। और बाद में फिर पोलैंड ने भी इसका चार्टर साइन करके इसका 51st फाउंडर मेंबर बन गया था, पोलैंड भी। तो अगर हम प्रेजेंट बात करें तो प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं। जो साउथ सूडान है वो इसका लेटेस्ट मेंबर बना था, 193rd मेंबर बना था। और अगर हम बात करें यूएन के चार्टर की, यूएन का चार्टर तो देखो साइन हुआ था जून 1945 के, बट ये फोर्स में आया था अक्टूबर 24, 1945 को, जब चाइना, फ्रांस, यूके, सोवियत यूनियन, यूएसए और बाकी की मेजॉरिटी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई करा था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को सारी जितनी भी मेजर कंट्रीज थी उन्होंने इसको रेटिफाई करा था। उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर बना था वो फोर्स में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में है। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? इसका जो ऑफिस है ना यूएन का, ये 39 स्टोरी सेक्रेटरीट बिल्डिंग है यूएन की, जो कि मैनहट्टन आइलैंड पे बनी हुई है। 17 एकड़ ज़मीन पे ये बनी हुई है। और ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन दी थी जॉन डी रॉकफेलर ने, डोनेट करी थी यूएन को, यूएन का ऑफिस बनाने के लिए। बट जो इसका मेन ऑफिस है ना, ये बन के तैयार हुआ था 1955 को। अब यूएन बना तो 45 में था, बट इसकी जो मेन बिल्डिंग है ना वो 1952 को बन के तैयार हुई थी। और 1952 में ही जनरल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। जो यूएन का चार्टर है बेसिकली, वो चार्टर ही यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे ही यूएन का जो चार्टर है वो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है। और यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में यूएन के मेन एम्स लिखे हुए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इनको अचीव करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, वो सारी चीज़ें डिटेल में यूएन के चार्टर में लिखी हुई है। अगर हम बात करें यूएन के फ्लैग की, तो यूएन का फ्लैग कैसा है? यूएन का फ्लैग वाइट कलर का यूएन एम्ब्लम बना हुआ है और लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। ये रहा यूएन का फ्लैग। और इसका ये जो वाइट कलर का इसमें एम्ब्लम बना हुआ है, इसमें 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेस है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है और नीचे आकर दोनों मिल रही है। और इनके सेंटर में वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। लैंग्वेज की बात करें तो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशिया, अरेबिक एंड स्पेनिश। बट जो वर्किंग लैंग्वेज है, इसकी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच ही है। जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल, इसका यूएन का ऑर्गन है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक तरह वर्ल्ड की पुलिस की तरह काम करती है, सिक्योरिटी का काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके 15 मेंबर होते हैं। तो 15 में से 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो हर साल चेंज होते रहते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वीटो होता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास राइट टू वीटो नहीं होता। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर है यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। नॉन परमानेंट मेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर साल चेंज होते रहते हैं। जब भी आपने एग्ज़ाम देना होगा तो उस टाइम पे करंट जो रहेंगे वो आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं इसके ऑर्गन्स की। यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इसके टोटल
जो यूनाइटेड नेशन है 6 मेन ऑर्गन्स है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, देन थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। अभी जितने भी इसके मेंबर्स है ना, ऑर्गन्स है ना यूएन के, ये सारे के सारे ही 1945 में बने थे जबकि यूएन बना था। तो इसके साथ ही इसके सारे के सारे ऑर्गन्स भी बन गए थे। अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में करते हैं। फर्स्ट आता है जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है ना, ये यूएन का मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स है। जितने भी यूएन के मेंबर है, 193 मेंबर्स कंट्रीज जितनी भी यूएन की मेंबर है, वो सारी की सारी जनरल असेंबली की भी मेंबर है। इसीलिए जो जनरल असेंबली है वो यूएन को एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाती है, क्योंकि यूएन के सारे मेंबर ही जनरल असेंबली के मेंबर हैं। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बोला जाता है। हर साल सितंबर में यूएन की एक मीटिंग होती है और न्यूयॉर्क में होती है, जनरल असेंबली हॉल में न्यूयॉर्क में इनकी एक मीटिंग होती है। तो इस पे बहुत सारे सेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन होती है और उन पे फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। कुछ जो मैटर्स होते हैं वो ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके लिए जनरल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पीस से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, सिक्योरिटी एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स से रिलेटेड कोई आ गया, या बजटरी मैटर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो इन पे जो जनरल असेंबली है उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऐसे डिसीजंस पे, ऐसे जो मैटर्स है उन पे डिसीजन लेने के लिए। और कुछ जो मैटर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन पे डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी से ही लिए जाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो मैटर्स है उन पे डिसीजंस 2/3 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। जो जनरल असेंबली है वो अपना एक जीए प्रेसिडेंट बनाती है, जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाती है, जो 1 साल के लिए ऑफिस में रहता है और हर साल से ये इलेक्ट होता है जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन चार्टर के अंडर ही बना था। जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उसी टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी। तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इंटरनेशनल लेवल पे पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। इसके टोटल 15 मेंबर हैं, वहीं से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। और जितने भी इसके मेंबर हैं हर के पास वीटो पावर है, 1 वीटो होती है, ईच मेंबर हैज 1 वीटो। चार्टर के अंदर जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनको काउंसिल के डिसीजंस मानने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी काउंसिल अपना डिसीजन देगा वो डिसीजंस इसके जो मेंबर कंट्रीज है उनको मानने पड़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करके रखना। अगर कहीं पे कोई एग्रेशन है, कोई थ्रेट है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल करना, अपनी रिकमेंडेशंस देना, उनको एडजस्ट करना। और इसके जो डिसीजंस होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो सैंक्शंस लगाती है, अगर 2 कंट्रीज के बीच में कोई झगड़ा है, कुछ भी है, तो उस केस में ये अपने सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकती है, इवन के फोर्सफुली भी उन पे इम्पोज कर सकती है अपने सैंक्शंस, जो कि उन कंट्रीज को मानने पड़ते हैं। कुछ इसके डिसीजंस होते हैं जो एडवाइजरी होते हैं, बट इन केस किसी 2 या 3 कंट्रीज के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो उस केस में जो सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगाते हैं वो उन कंट्रीज को मानने पड़ते हैं, बाइंडिंग होते हैं वो जो सैंक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती रहती है, हर महीने चेंज होती रहती है। फिर बात करते हैं इकोसॉक की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या है? इसका काम है कोऑर्डिनेशन बनाना, पॉलिसी रिव्यू करना, पॉलिसी डायलॉग्स को देखना और रिकमेंडेशंस देना इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड सोशल या इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना, पॉलिसी रिव्यू करना और उन पे रिकमेंडेशंस देना इंटरनेशनल लेवल पे टू फुलफिल द डेवलपमेंटल गोल्स। तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इकोसॉक का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये यूएन सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखती है। ये एक इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फील्ड में स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जो इकोसॉक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फील्ड में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये एक एक्सपर्ट बॉडीज है, जो कि जो मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो कि सुपरविजन का काम करते हैं। इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं, जिनको कि जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? तो जनरल असेंबली उनको
इलेक्ट करती है और 3 ईयर का टर्म होता है, अगर चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, बट नॉर्मल टर्म इसका 3 ईयर का होता है। जो इकोसॉक है ये इसका सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनोवेटिव जो थिंकिंग है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उन पे डिबेट होती है, उन पे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो सारे लिए जाते हैं, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे, राइट। फिर नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी थी यूएन चार्टर के साथ 1945 में, ये बनी थी अंडर चैप्टर 8 टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, ठीक है। उस टाइम पे 1945 में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी थी ना, 11 ट्रस्टीशिप टेरिटरीज में ये बनी थी, और ये उन कंट्रीज में बनी थी जहाँ पे उस टाइम पे सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, या फिर इंडिपेंडेंस जिन कंट्रीज को उस टाइम पे नहीं मिली थी उन कंट्रीज के लिए बनाई गई थी ट्रस्टीशिप काउंसिल, वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए और उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। बट 1994 में जितनी भी इनकी ट्रस्ट टेरिटरीज थी सबको इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उसके बाद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था 1 नवंबर 1994 को बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन 25 मई 1994। तो 94 के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल फिर सस्पेंड हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रेटरीट की। जो सेक्रेटरीट होता है, सेक्रेटरीट में कौन कौन होता है? सेक्रेटरीट में एक तो सेक्रेटरी जनरल होता है और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल यूएन स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब बहुत सारे यूएन इंटरनेशनल यूएन स्टाफ के इसके मेंबर्स होते हैं, जो कि यूएन की जो डे टू डे वर्क होता है, यूएन के जो भी काम होते हैं, जनरल असेंबली के काम होते हैं, उन सबको ये देखते हैं। मेन जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हो गया या इसके यूएन स्टाफ के मेंबर्स है, वो इन सब के काम को देखते हैं, जनरल असेंबली के काम को देखते हैं, यूएन के काम को देखते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल होता है, इसका सेक्रेटरी जनरल एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसको अपॉइंट करती है जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट होती है, और ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये 5 साल के लिए होती है, और इसके अलावा ये रिन्यूएबल टर्म है, मतलब 5 साल के बाद भी इसको फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। यूएन स्टाफ के जो मेंबर्स होते हैं ना यूएन के, ये इंटरनेशनली रिक्रूट किए जाते हैं, मतलब कि सारी कंट्रीज में से भी रिक्रूट किए जाते हैं और कुछ मेंबर्स इसके लोकली भी रिक्रूट किए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करना और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीस है उसको बना के रखना, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड शांति को मेंटेन करके रखना। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशियल ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में हेग एक जगह है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब यूएन के बाकी जितने भी ऑर्गन्स है सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है, इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को लीगल तरीके से खत्म करना, इंटरनेशनल लॉ पे अपने एडवाइजरी ओपिनियंस देना, अगर कोई लीगल क्वेश्चंस है, यूनाइटेड नेशन के कोई लीगल क्वेश्चंस है या इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के कोई लीगल क्वेश्चंस है तो उन पे आंसर्स देना, ये सारा काम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लेवल पे काम करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं सबके लीगल डिसीजंस जो भी है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेती है। अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में, स्टेट मीन्स यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उस पे जो आईसीजे है वो अपने एडवाइजरी ओपिनियंस देती है ऑन इंटरनेशनल लीगल इशू। और यूएन जो होता है, यूएन केस आगे आईसीजे को रेफर करता है और आईसीजे फिर उस पे अपने ओपिनियंस देती है। कुछ ओपिनियन इसके बाइंडिंग होते हैं, कुछ नॉन बाइंडिंग होते हैं। अगर किसी दो स्टेट्स के बीच का कोई डिस्प्यूट है तो उस पे जो आईसीजे है वो अपने एडवाइजरी ओपिनियंस देती है। इसके जो ओपिनियंस होते हैं वो इंटरनेशनल
लॉ के होते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के जो डिसीजंस है वही आईसीजे के डिसीजंस रहेंगे। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए एक ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग ऑफ नेशन बनाई थी, और लीग ऑफ नेशन के अंदर एक बनी थी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, सो दैट कि आगे और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। बट लीग ऑफ नेशन जो था वो पूरा फेल हो गया, जिसके चलते हुए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो भी हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर इनको लगा कि जो लीग ऑफ नेशन है ना वो हमारी अच्छे से काम नहीं कर रही, इसीलिए इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया, लीग ऑफ नेशन की जगह बना दिया था यूनाइटेड नेशंस। और जो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था इसकी जगह पे इन्होंने बना दिया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की जगह क्या बना था, लीग ऑफ नेशन की जगह बना था यूनाइटेड नेशंस, और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की जगह क्या बना था, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इन दोनों को, ये दो जो नई बॉडीज आई थी इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। आईसीजे की बात करें तो आईसीजे में टोटल 15 जजेस होते हैं जिनको इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करती है 9 ईयर्स के लिए। और ये अगेन वही बात हो गई, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर हम इसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। आईसीजे के जो केसेस आते हैं ना आईसीजे में, वो 2 तरह के होते हैं जो आगे हुए डिसीजन देती है। आईसीजे जो डिसीजन देती है वो 2 तरह के डिसीजन होते हैं, एक तो होते हैं बाइंडिंग, एक तो इसकी बाइंडिंग रूलिंग होती है, एक होती है नॉन बाइंडिंग रूलिंग। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो बाइंडिंग रूलिंग होती है उस पे जो भी डिसीजंस आईसीजे देती है वो इसके मेंबर कंट्रीज को मानने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी सैंक्शंस इसने लगाए हैं तो वो इनके मेंबर कंट्रीज को मानने ही पड़ेंगे। जो नॉन बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं वो एक तरह के एडवाइजरी होते हैं। ठीक है, ये अपने एडवाइस देती है, अब आगे कंट्री माने ना माने वो कंट्री की मर्जी है। ठीक है, तो कुछ डिसीजंस इसके एडवाइजरी होते हैं, मतलब नॉन बाइंडिंग होते हैं, और कुछ डिसीजंस इसके बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग वाले मेंबर कंट्रीज को मानने पड़ते हैं, नॉन बाइंडिंग वाले उनकी मर्जी होती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एडवाइस देनी है, एडवाइस मानना ना मानना वो कंट्री की मर्जी है। जो एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं वो कंट्रोवर्सीज के केस में नहीं दिए जाते। सपोज किसी 2 कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो वहां पे आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देगी, वहां पे वो बाइंडिंग रूलिंग करेगी, वो उन दोनों कंट्रीज को माननी ही पड़ेगी जो भी इसकी रूलिंग होगी। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।